गडकरी साहब एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। जो आपने दृश्य बताए हैं वो दृश्य ये इंडिकेट करते हैं कि कहीं न कहीं कुछ पक रहा है और गडकरी साहब उस फ्रंट रेस में आगे चल रहे हैं और कहीं न कहीं उस रेस में, प्रधानमंत्री की रेस में वो दौड़ रहे हैं। जो आपने बताया उससे तो यही सिद्ध होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। नितिन गडकरी ने जो बात बोली वो महज बात नहीं बोली, उसके बाद भी बहुत कुछ ऐसा है जो अब घटते हुए दिख रहा है। नितिन गडकरी यूं तो अक्सर मीडिया में रहते हैं, उनके तमाम तरह की स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं, खबरें भी सामने आई रहती हैं। लेकिन अब अडानी का चैनल हो या दूरदर्शन हो, यानी कि मोदी जी का चैनल हो, अब वो भी नितिन गडकरी के इंटरव्यूज करने के लिए लाइन में लगा हुआ है। ये कुछ इंटरव्यूज साफ आपने देखे होंगे, पोस्ट हुए हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इन चैनल्स को विपक्ष के लोगों का इंटरव्यू करने की मनाही रहती है, कुछ इसी तर्ज पर कुछ खास ही लोगों का इंटरव्यू करने के लिए इनको परमिशन रही है। लेकिन अब नितिन गडकरी भी इन चैनल्स पर खुलकर आ रहे हैं, बोल रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी के बारे में भी तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो तारीफ वैसी नहीं है जैसा कि नरेंद्र मोदी एक्सपेक्ट करते हैं। बड़ी बात यह है कि नितिन गडकरी अभी जो कुछ कर रहे हैं वो कौन सी बिसात है, वो क्या है कहानी। क्योंकि आप और हम अगर परिस्थितियों को देखें और समझें तो ये राजनीति के वो दाव पेच है जो कहाँ खेले जाते हैं और कहाँ इसका असर होता है, ये बहुत बाद में पता चलता है। हमारे साथ डॉक्टर सीपी राय जी जुड़े हुए हैं। सर को हम साथ चर्चा में शामिल करते हुए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। सर, आपके आकलन बहुत सही होते हैं, सही कैलकुलेशन होती है इन पॉलिटिकल लोगों के बोलने के बाद जो आप चीज बताते हैं। मेरा सवाल ये है सर इसमें कि नितिन गडकरी जो बात बोले हैं वो यूं ही तो नहीं बोले हैं, कुछ तो ऐसी बात है। 10 साल में तो कभी उन्होंने कभी अपने प्रधानमंत्री पद की बात नहीं की, अब की है तो कहीं कुछ तो चिंगारी किसी बड़ी चीज की दिखाई दे रही है। मामला क्या है सर? क्योंकि जो टीवी चैनल्स अभी तक इनसे दूर बने हुए थे, अब वो भी इनके लाइन में लग करके इंटरव्यूज कर रहे हैं। विनीता, ये मेरे लिए नया समाचार है कि दूरदर्शन सहित और अडानी के चैनल्स गडकरी साहब के यहाँ लाइन लगाए हुए हैं इंटरव्यू करने के लिए। निश्चित तौर पर ये सब इंडिकेशंस होते हैं। ये तो पक्का है कि बीजेपी का नीचे से लेके ऊपर तक, गली से लेके दिल्ली तक का हर नेता, हर एमएलए, एमपी, सभासद वो गुजराती बंधुओं की विदाई चाहता है। अब वो इनसे ऊब चुका है, दोनों से, और प्रधानमंत्री से तो पूरी तरह ऊब चुका है। और यहाँ तक हो गया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा से संभवतः इस तरह के मैसेज हैं कि कृपया इनकी सभाएं हमारे इलाके में न लगवाएं, हम हार जाएंगे। इस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं। तो कोई भी आदमी बोझ नहीं ढोता। मैं एक नेता का नाम नहीं लूंगा, बात बदल जाएगी, कुछ की कुछ हो जाएगी। एक नेता इस देश के प्रधानमंत्री थे और बड़े सफल, बड़े ही मजबूत प्रधानमंत्री साबित हुए। वो अपनी पार्टी के दफ्तर से, प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद मुश्किल से 150 मीटर दूर एक घर में रहने लगे। मुश्किल से 150 या 200 मीटर दूरी पर। मैं उस नेता की बहुत कद्र करता था, उनकी विद्वता की कद्र करता था। मैं देख रहा था कि उन्होंने जो फैसले लिए हैं बड़े दूरगामी फैसले हैं, और इसमें दूर की सोच रखने वाला आदमी वैसे फैसले ले सकता है और वो इतिहास तय करेगा उनके फैसलों के बारे में। मुझे पता नहीं क्या समझ में आया कि मैंने कहा चलो अब तो प्रधानमंत्री है नहीं, जरा मिल के आता हूँ, चल के मैं आशीर्वाद लेके आता हूँ, हम लोग छोटे हैं बड़े हैं, कुछ ज्ञान मिलेगा। तो मैंने उनके यहाँ अपॉइंटमेंट दिया और मुझे तुरंत अपॉइंटमेंट मिल गया। विनीता, मैं जब वहां गया तो वहां पर केवल 2 अपॉइंटमेंट थे। एक कोइराला साहब का, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री कोइराला साहब, और दूसरा अपॉइंटमेंट सिर्फ मेरा था। मैंने वहां एसपीजी के जो लोग ड्यूटी पर थे उनसे पूछा कि क्या यहाँ कोई आता नहीं है। बोले नहीं साहब, कोई नहीं आता। कभी कभी बहुत पुराने लोग कोई आ जाते हैं या इनके पर्सनल जानने वाले लोग आ जाते हैं। तो ये दुनिया, ये राजनीतिक दुनिया कुछ ऐसी होती है जिसमें सत्ता से, पद से हटे हुए लोग, जिनके इर्द गिर्द तमाम लाखों लोग मंडराते रहते हैं और एक एक मिनट के कुछ सेकंड का टाइम मिल जाए उसके लिए परेशान रहते हैं। और पद से हटने के बाद पार्टी कार्यालय से महज 200-300 मीटर की दूरी पर वो रह रहा हो और वहां कोई न जाए, ये दृश्य देखने को बहुत सारे मिलते रहे इस देश की राजनीति में। दुनिया भी अभी ऐसा होता होगा। गडकरी साहब, आपने कहा कि उनको बारे में अब क्यों लोग पूछ रहे हैं।
10 साल की परिस्थितियां दूसरी थी। 10 साल में वो पद पर थे, भारी थे, ये लगता था कि ये कोई चमत्कृत करने वाले व्यक्ति हैं, चमत्कार करते हैं, चुनाव जिताते हैं, कोई सुपरमैन है। और उनको सुपरमैन बनाने की बड़ी कोशिश भी की गई सुपारी मीडिया द्वारा और दो पूंजीपतियों द्वारा। ये बहुत कोशिश हुई कि उनको पूरी दुनिया पर थोपा जाए कि कोई दुनिया के कोई अनोखे नेता आ गए हैं। ये कोशिश हुई कि कोई वो सुपरमैन और कोई आम इंसानों से बड़ी कोई चीज आ गए हैं। और हद तो उन्होंने तब कर दी जब उन्होंने खुद ही कह दिया कि मैं बायोलॉजिकल तो हुई नहीं, मैं तो ईश्वर द्वारा भेजा हुआ दूध कोई हूं। उन्होंने अपना खुद कह दिया, जिसका आज की तारीख में मजाक उड़ रहा है। लेकिन अब वो सारी चीजें धराशायी हो चुकी हैं। मैंने कहा था आपके एक चर्चा में कि अब गली से लेकर दिल्ली तक हर आदमी इनसे छुटकारा चाहता है। और जब जब ऐसी परिस्थितियां इतिहास में आई हैं, पूरा इतिहास पलट कर देख लीजिए, जब जब सत्ता कमजोर होती है तब तक नीचे के लोग सर उठाने लगते हैं और अपने अपने अधिकार मांगने लगते हैं। गडकरी साहब स्वाभाविक तौर पर बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं, मैं बड़ी कद्र करता हूं उनकी साफ गोई की, उनकी बातों की। कुछ बातें उनकी सुनी है मैंने, यद्यप अभी सड़कों पर मेरा दिल टूटा है। अभी वर्तमान में जो सड़कों की हालत देखी उससे मेरा दिल टूटा है, लेकिन उनकी साफ गोई, उनके काम करने के तरीके की मैं कद्र करता हूं। विपक्ष के नेताओं से भी अगर पूछ लिया जाए कि भाई मान लीजिए बीजेपी में आप चाहते हो कि कोई आदमी दूसरा प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो जो पहला नाम विपक्ष के नेताओं में से भी निकलेगा और भाजपा के नेताओं में से भी निकलेगा, वो नाम गडकरी जी का होगा। दूसरा हो सकता है राजनाथ सिंह का हो शायद, लेकिन गडकरी जी एक ऐसे नेता जो सबसे संबंध बना के रखते हैं, सबसे अच्छा व्यवहार करते हैं। मेरी जो आखिरी मुलाकात एक जगह कार्यक्रम उनके हुई तो मैंने देखा उनका व्यवहारिकता, और यहाँ तक कि जब वो मंच से उतरने लगे तो विपक्ष के नेता सामने बैठे हुए थे मेरे बगल की लाइन में, उनको उन्होंने आवाज देके कहा कि फला ऐसा करिए कि आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपके साथ गाड़ी में बात करनी है। तो इस तरह की व्यवहारिकता उनके अंदर है, और ऐसा नेता आमतौर पर असफल नहीं होता है। जब भी कभी कोई मौका ऐसा आता है, जब संकट काल होता है देश या सरकार के में, किसी पार्टी का संकट काल होता है कि उसको अब कौन उबारे, कौन निकाले, उस सरकार को कौन बचाए, उस समय ऐसे लोग ही काम आते हैं जो विवादास्पद नहीं होते हैं, जो सर्वप्रिय होते हैं, जिनको सभी लोग पसंद करते हैं, जो बहुत कंट्रोवर्शियल नहीं होते हैं, जिनके ऊपर कोई बहुत सारे लांछन नहीं होते हैं, जो व्यवहारिक होते हैं और जो सबको मिला के चलने के लायक होते हैं, जो रिजल्ट देने लायक होते हैं। इसी तरह के लोग उस वक्त काम आते हैं। तो निश्चित तौर पर गडकरी साहब उस लाइन में बहुत आगे खड़े हैं। यह भी सच है कि बीजेपी के भीतर एक बड़ा भारी द्वंद्व चल रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी और दिल्ली की राजधानी के बीच, और दिल्ली की राजधानी के भीतर ही भीतर आपस में एक बड़ा द्वंद्व चल रहा है कि अब इनको कैसे ढोया जाए। प्रधानमंत्री है तो अचानक तो हो नहीं सकता कि मीटिंग बुला करके एक अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया जाए और राष्ट्रपति भवन जा करके एक चिट्ठी दे दी जाए कि सांसदों के बहुमत ने तय किया है कि अब ये नहीं, ये प्रधानमंत्री रहेंगे। उससे पार्टी टूटने का खतरा, पार्टी न भी टूटे, पार्टी की साख खराब होने का खतरा होता है, पार्टी का वजूद खत्म होने का खतरा होता है। तो वो तो नहीं संभव है। लेकिन हाँ, लोकतांत्रिक तरीके से, आपसी मिलीजुली तरीके से, वैसे भी मोदी जी ने कहा था कि 75 साल के बाद कोई काम नहीं करेगा, 74 उन्होंने आज पूरा कर लिया, 75वां लग गया है। और उनकी जो दोस्त है, उनकी मंत्री रही है स्मृति ईरानी ने, उनका कहना है कि वो 73 साल के हो गए इसलिए भूल जाते हैं बातें, उनको याद नहीं रहती, कुछ का कुछ बोल देते हैं। ऐसा बयान स्मृति ईरानी ने दिया था। कोई भी नेता जब भूलने लगे, अभी अमेरिका का उदाहरण आपके सामने है। अमेरिका में जॉय बिडेन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे अपने पार्टी के द्वारा, लेकिन जब वो वहां डिबेट्स हो रही थी और भाषण हो रहे थे, चीजें हो रही थी, तो वो कुछ बातें भूल जा रहे थे। और जब वो भूलने लगे तो उन्होंने अपने आप ये फैसला ले लिया कि मैं अब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं रहूंगा, और उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति पद की, जो उनकी उपराष्ट्रपति हैं, उनको राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। जॉय बिडेन ने एक उदाहरण पेश किया है कि अगर आप भूलने लगे, अगर आपको लगे कि आप काबिलियत नहीं है आपके अंदर, आप चीजों को संभाल कर रख नहीं सकते, चीजों को कैरी ऑन कर नहीं सकते, उस नेता को देश के हित में अपने आप पद छोड़ देना चाहिए। ऐसा उदाहरण मोदी जी को खुद पेश करना चाहिए था, पर यह सत्ता चिपकू आदमी है। ये इतना बड़ा सत्ता चिपकू आदमी है कि जो अग्निवीर के नाम पर जिन बच्चों को नौकरी देने की बात करते हैं, उनको तो कहते हैं कि तुम लोग 20, 21, 22 साल में 4 साल बाद नौकरी छोड़ करके जाओ और नौकरी दूसरी तलाश करो, और खुद ये कहते हैं मुझे तीसरा चौथा मौका दो, कहते हैं 2029 में फिर सरकार बनाऊंगा। तो सत्ता चिपकू आदमी है। तो जो सत्ता चिपकू होता है उसको सम्मान भी नहीं मिलता। जो सत्ता छोड़ के जाता है उसके लोग गुनाह भी माफ कर देते हैं, उसका सम्मान भी रहता है। लेकिन सत्ता चिपकू को लोग जबरदस्ती धक्का देके निकालते हैं, उसका सम्मान भी नहीं रहता है और वो बहुत तरह से गुनाहगार साबित होता है। ऐसी परिस्थितियों में निश्चित तौर पर गडकरी साहब एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। जो आपने दृश्य बताए हैं वो दृश्य ये इंडिकेट करते हैं कि कहीं न कहीं कुछ पक रहा है
और गडकरी साहब उस फ्रंट रेस में आगे चल रहे हैं और कहीं न कहीं उस रेस में, प्रधानमंत्री की रेस में वो दौड़ रहे हैं। जो आपने बताया उससे तो यही सिद्ध होता है। जी विनीता जी। जी सर, ये एक बड़ी खबर हो सकती है अगर इस तरह से चल रहा है, क्योंकि आरएसएस के बारे में भी कल आपने सर कुछ चीजें जिक्र पता लगी थी जानकारी कि कैसे आरएसएस जो है वो नितिन गडकरी के कितना करीब है। और इन दिनों आरएसएस पहले ही एक बड़ी पिच बना रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ के साथ मदद कर रही है उन्हें उपचुनाव जिताने में, तो दूसरी तरफ नितिन गडकरी को आगे रख रही है। तो क्या आपको लगता है आरएसएस की जीत मानी जाएगी अगर नितिन गडकरी को आगे ला करके वो पीएम बनाने में कामयाब? निश्चित तौर पर आरएसएस के दो प्रोआई हैं, एक राजनाथ सिंह और एक गडकरी। आरएसएस की दो पसंद है ऊपर दिल्ली में, और उत्तर प्रदेश में आरएसएस ने ही हाथ रखा, वरना योगी को अब तक ये दोनों जो गुजराती बंधु हैं दोनों अब तक हटा चुके होते। उनको पसंद नहीं है कि योगी जी यहाँ पर रहे। खैर, योगी जी की अपनी भी परिस्थितियां हैं, सत्ता ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, बहुत ही असंतोष है उनको लेकर के। 200 विधायक खुद उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए थे उनको हटाने के लिए, बाद में किसी तरह उनको बनाया गया। और आज भी पार्टी का कोई भी आदमी योगी जी के काम करने के तरीके से खुश नहीं है। योगी जी से खुश है तो केवल भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट सिपाही, भ्रष्ट दरोगा, भ्रष्ट अधिकारी, जितने भ्रष्ट लोग हैं वो सारे खुश हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और दोनों हाथों से लूट रहे हैं, वो जबरदस्त लूट रहे हैं। अगर आपकी किसी से कहा सुनी भी रास्ते में हो गई और उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले ने पकड़ लिया आपको समझौता कराने के लिए, तो समझौता भी वो तब कराएगा जब कम से कम 1 लाख रुपए आपसे ले लेगा। 1 लाख रुपए से कम में वो समझौता, आप समझौता करके कहेंगे हमने समझौता कर लिया, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, मैं जाने दो, तो पुलिस वाला कहेगा हमारा टाइम खराब कर दिया, ऐसे कैसे जाओगे आप? 1 लाख रुपए तो मेरा टाइम खराब हुआ है। तो इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, निरंकुशता और इतना बुरा हाल कम से कम 50 साल से ज्यादा की जिंदगी में मैंने तो नहीं देखा है। ये योगी जी की सरकार और सक्षम सरकार का ये आउटकम है। तो ये सारे हालात हैं। आरएसएस को ऐसे लोग पसंद है, वो जिन कारणों से पसंद हो, ये तो आरएसएस जाने के ऐसे लोग उसको क्यों पसंद है। लेकिन हाँ, दिल्ली के सवाल पर यह जरूर है कि आरएसएस की पहली पसंद गडकरी साहब है और दूसरी पसंद राजनाथ सिंह है। इन दो लोगों में से कोई फैसला होना है, तीसरा कोई आदमी चेहरा दिल्ली में अगर कोई परिवर्तन होता तो देखने को नहीं मिलता। और उसमें निश्चित तौर पर मैंने आपको कल कुछ इशारे किए थे, गडकरी साहब के कुछ विशेष संबंध भी आरएसएस से हैं, उसके कारण उस रेस में गडकरी साहब उस रेस में निश्चित तौर पर नंबर 1 पर है और हो सकता है कि ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि वो प्रधानमंत्री हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ये हो सकता है और इन संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। थैंक यू सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।